दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। जो हमारी श्रृंखला घटना चक्र पूर्वावलोकन की चल रही थी भौतिक विज्ञान का, आज हमारा पार्ट 5 है, जो 1 डे 1 चैप्टर के रूप में हम लोग MCQ कर रहे थे। तो उसका आज देखते हैं अगला चैप्टर। तो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ए द्रव घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और यह प्रश्न सिर्फ आरओ या वीपीओ या यूपीपीसीएस के लिए नहीं, यह प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आने वाले एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल या अन्य किसी भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जहाँ भी यह साइंस के प्रश्न बनते हैं तो यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो यहाँ पर देखते हैं, ए पृष्ठ तनाव, बी कम तापमान, सी वायु प्रतिरोध, डी जल की श्यानता। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए पृष्ठ तनाव, जैसा कि पहले प्रश्न में था। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, यानी कि प्रश्न बार बार यही रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, सी हो जाएगा हमारा, जल में पृष्ठ तनाव होता है इस कारण। अगला प्रश्न, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो यहाँ पर भी हमारा पृष्ठ तनाव हो जाएगा। पहला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। IAS प्री 1997 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसा नहीं कि छोटे प्रश्न हैं या वन लाइनर है तो छोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जाम में सारे टफ क्वेश्चन नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन आसान नहीं होंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ए बल, बी घर्षण, सी दाब, डी तापमान। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी घर्षण। अगला प्रश्न, और यह कुछ इन प्रश्नों में ब्लर दिख रहा है, अब शायद अब यहाँ से ब्लर नहीं दिखेगा। 5 का क्वेश्चन में सिर्फ ब्लर दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है हमारा, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, बी तेल जल की अपेक्षा कम घना है, सी तेल का तनाव पानी से अधिक है, डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। और यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 और 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है हमारा। अगला देखते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ए उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा,
बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो यहाँ अगर सही उत्तर की बात देखें, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ए दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, बी छोटा बुलबुला व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, सी समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, डी दिया है दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन भरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर अगर देखें, जब दो बुलबुले नली के द्वारा आपस में जोड़े जाएंगे तो जो छोटा बुलबुला होगा वो और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला जो होगा वो और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, बी त्रिज्या घट जाती है, सी बुलबुले का लोप हो जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा त्रिज्या बढ़ जाती है, ए। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी? तो देखते हैं इसका ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। 1 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, बी 2 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, सी 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार, डी 1 मीटर लंबाई और 1 mm व्यास वाला तार। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार। अगला प्रश्न नंबर दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि केशकत्व की परिघटना नहीं होती तो। दिया है नंबर 1 केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, यदि केशकत्व की घटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही, दीपक नहीं जला सकते केरोसिन तेल से यानी कि मिट्टी के तेल से। नंबर 2 कोई मृद पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। यह तो बिल्कुल गलत है। कोई मृद पेय यानी कि कोई पेय हम अगर पी रहे हैं, वह अगर केशकत्व की घटना नहीं होती तो हम नहीं पी पाते, ऐसा करा तो यह गलत है, क्योंकि हम मृद पेय के लिए केशकत्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। नंबर 3 स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाएगा, यदि केशकत्व की घटना नहीं होती तो बिल्कुल यह भी सही है हमारा, यानी कि यह सही है। 1 और 3 सही हैं और 2 गलत है। ये 2 ऑप्शन से अगर हम देखें तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 2 है उसको हम अगर गलत कर दें, ए में 2 है ये भी गलत हो जाएगा हमारा, सी में 2 है ये भी गलत हो जाएगा, डी में भी 2 है ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा सिर्फ हमारा
बी वाला, यानी कि बड़े पेड़ पौधे जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। बिल्कुल सही है। यदि केशकत्व की परिघटना नहीं होती तो यह भी बड़े पेड़ पौधे जितने भी हैं इनको भी प्रचुर मात्रा में भूमि से अन्न और जल जो प्राप्त करते हैं, यानी कि पोषण तत्व जो प्राप्त करते हैं पृथ्वी के अंदर से, उनको नहीं मिलते तो वो बड़े नहीं होते। तो इस प्रकार हमारा बी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन में 3-4 सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें काट कर आप ऑप्शन के जरिए से जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? यह भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए, स्याही का सोखना। बी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। सी, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। IAS प्री 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, सिर्फ केशकत्व का ही कारण नहीं है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यानी कि पानी का ऊपर की ओर बढ़ना, सिर्फ केशकत्व का ही कारण नहीं है, इसके और भी कारण हैं। और यहाँ पर सिर्फ केशकत्व की क्रिया लागू हुई क्योंकि स्याही का सोखना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ केशकत्व लगेगा। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यहाँ भी सिर्फ केशकत्व का होगा। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, यहाँ सिर्फ केशकत्व ही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ केशकत्व नहीं, इसलिए हमारा डी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? ए, परासरण। बी, विसरण। सी, पृष्ठ तनाव। डी, जीव द्रव्य संकुचन। RAS RTS प्री 1997 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है? ए, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। बी, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। सी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रश्न है हमारा 16, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। बी, घट जाएगा। सी, यथावत बना रहेगा। डी, चपटा होकर तस्तरीनुमा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता ए, बढ़ती है। बी, घटती है। सी, अपवर्तित रहती है। डी, द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। उत्तराखंड PCS एग्जाम प्री 2016 में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी, घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। अगला प्रश्न, हमारा सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गाढ़ापन किसमें होता है? श्यानता का मतलब गाढ़ापन। तो यहाँ कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए, जल की। बी, वायु की। सी, खून की। डी, शहद की। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा डी,
शहद की सबसे ज़्यादा श्यानता होती है और किस किस की कितनी होती है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित है: शहद, खून, जल, वायु। और कुछ तत्वों की श्यानता यहाँ पर दी है। ताप 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इधर एक तरफ ताप दिया हुआ, एक तरफ श्यानता उसकी दी हुई है। यानी कि जल की 20 से 100 है श्यानता, 1 से 0.3 है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर श्यानता देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको दिख रही है ग्लिसरीन की 830, और यहाँ पर ग्लिसरीन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ सिर्फ हमें शहद। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा ग्लिसरीन की है, उसके बाद में शहद की है, और फिर बात में मशीन का तेल जो है 113 है। और उसके बाद में अगर देखें तो रक्त हो जाएगा, फिर उसके बाद में जल होगा, फिर उसके बाद में हमारा वायु। तो इस प्रकार जहाँ कहीं भी आए या कोड मिलाने के लिए आ जाए तो आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ए, वायुदाब में कमी के कारण। बी, वायुदाब में वृद्धि के कारण। सी, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण। डी, अत्यधिक भार के कारण। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, वायुदाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बी, न्यूटन के गति का नियम। सी, बर्नौली का सिद्धांत। डी, पास्कल का नियम। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, पास्कल का नियम। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है। नंबर 1, लोगों की आवागमन के संबंध में। नंबर 2, लोगों के जुड़ाव के संबंध में। नंबर 3, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो यहाँ एक तो हमारा बिल्कुल सही है, लोगों के आवागमन में बहुत ही फायदा हुई है। और नंबर 2, लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन लोगों की संवेदनशीलता से इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर 1 और 2 हमारा सही है, यानी कि 1 और 2 हमारा मिल रहा है ए वाले ऑप्शन में। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। ए, तूफानी मौसम। बी, प्रशांत मौसम। सी, शुष्क एवं शीत एवं शुष्क मौसम। डी, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो यहाँ बात करते हैं कि एक अचानक गिरावट हो जाने पर तो हो जाएगा हमारा ए, तूफानी मौसम। यदि बैरोमीटर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है। और पाठ्यांक अगर ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर की ओर, तो मौसम साफ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए।
यानी कि यह एक फव्वारा बना हुआ है। इसके 4 पाइप लगे हुए हैं पानी निकलने के। अब दिया है फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। तो यहाँ दिया है ए वाले, यानी कि मिटाते हैं एक बार हम आप आसानी से, जिससे देख सकते हैं। यानी कि नंबर 1 वाले नल से, नंबर 2 वाले नल से, नंबर 3 वाले नल से और नंबर 4 वाले नल से। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो जो सबसे ऊपर वाला नल है, ऊपर से गिरेगा तो यहाँ दूरी तो होगा, लेकिन वह नीचे की तरफ, लेकिन प्रेशर यहाँ पर जरा सा भी नहीं होगा। नंबर 3 वाले में देखें तो ये इसमें थोड़ा सा प्रेशर होगा, जब प्रेशर होगा तो यह थोड़ा सा इससे दूरी पर गिरेगा। नंबर 2 की बात करते हैं तो यह इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा पानी का, तो जब पानी का थोड़ा सा और प्रेशर होगा तो वो यहाँ पर गिराएगा। लेकिन नंबर 4 सबसे नीचे ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ होगा। जब प्रेशर इसका ज़्यादा होगा तो इसका पानी सबसे दूरी पर गिरेगा। तो यहाँ पर ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यह प्रेशर के ज़रिए से होगा, और कुछ लोगों ने तो इसका ऑप्शन ए वाला लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर हमारा डी है, यानी कि 1 से सबसे अधिक दूरी पर पानी जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 पहले है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। दिया है एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीत से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। तो यहाँ एग्जामिनर का कुछ समझ में रहे कि यह प्रश्न पूछने का क्या मतलब था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम आपको उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ए पेट्रोल, बी चारकोल, सी कोयला, डी एस्फाल्ट। और यह बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि पेट्रोलियम का परिष्करण का उपोत्पाद है। यहाँ पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं पूछ रहा है, यहाँ पेट्रोलियम का परिष्करण का उपोत्पाद पूछ रहा है। यानी कि पेट्रोल और चारकोल तो ये उत्पाद हैं, ये उत्पाद हैं दोनों। कोयला पेट्रोलियम के अंदर आता है लेकिन उत्पाद में आता है, लेकिन एस्फाल्ट ये उपोत्पाद पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर अगर हो देखें तो ये हो जाएगा हमारा डी एस्फाल्ट। उपोत्पाद पूछ रहा है तो यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है। ए बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, बी झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, सी जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि ए
वे बर्फ में सांस ले सकते हैं। बी, उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित होती रहती है। सी, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन भी बिना भी रह सकते हैं। नंबर डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर लंबे सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। यानी कि ऊपर ऊपर बर्फ जम जाती है और नीचे का जो हिस्सा है वह पानी ही बना रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन दिए हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि ए, मछलियां नियत तापी जीव हैं। बी, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। तो ये दोनों यहाँ पर गलत हैं। और आगे देखते हैं इसके दो ऑप्शन। यहाँ पर झील की तली पर जल नहीं जम पाता, मछलियाँ क्यों जीवित रहती यही पूछ रहा, तो यही सी हमारा इसका सही उत्तर है। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। डी में क्या देखा, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक नहीं, यह गलत है। झारखंड पीसीएस प्री 2010 और यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा, क्या अपवर्तित रहेगा? आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। यदि वस्तु की मात्रा चेंज कर दी जाए, यानी कि 5 लीटर जहाँ पर दूध था वहाँ पर 10 लीटर किसी टैंक में दूध भर दिया जाए, तो उसमें क्या अपवर्तित रहेगा? उसका सिर्फ घनत्व अपवर्तित रहेगा, बाकी उसका भार चेंज हो जाएगा, उसका आयतन चेंज हो जाएगा और उसका द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है हमारा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। ए, 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 50 डिग्री सेल्सियस पर, डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, फिर से प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है, यानी कि 2008, 1998 और 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो यहाँ हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, जल का अधिकतम घनत्व होता है, अब यह अच्छा प्रश्न आया, 373 केल्विन पर, बी 277 केल्विन पर, सी 273 केल्विन पर और डी 269 केल्विन पर। यदि 4 डिग्री सेल्सियस नहीं आता है तो आपको ऑप्शन जहाँ पर कहीं दिख जाए 277 केल्विन पर, तो बी ऑप्शन आप लगा देना। प्रश्न नंबर 33 में दिया हुआ है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। और कारण दिया हुआ है हमारा, कथन और कारण में कारण है हमारा, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा कथन और कारण, कथन तो सही है लेकिन कारण हमारा गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सही है और परंतु आर गलत है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? देखते हैं। ए,
लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। नंबर डी, पारा पानी से भारी है। तो यहाँ बात करते हैं सही उत्तर की, तो उत्तर हमारा हो जाएगा सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई की नोक नुकीली होती है। बी, जहाज सपाट होता है। अगले ऑप्शन 2 देखते हैं। सी, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक है। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है और लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पानी के उत्प्लावन के कारण। बी, पृष्ठ तनाव के कारण। सी, श्यानता के कारण। डी, गुरुत्वाकर्षणी बल के कारण। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बी, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। सी, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। नंबर डी, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान या मास में वृद्धि हो गई है। तो इसका सही उत्तर देखें, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। आप कभी भी कुएं से पानी खींचना, तो जब पानी में आप खींच रहे होंगे तो बहुत ही हल्के लग रहे और जब पानी के आप ऊपर खींचेंगे तो वह भारी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। ए 0, बी 100 ग्राम, सी 200 ग्राम, डी 400 ग्राम। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। आप कभी भी आप चेक कर सकते हैं कि आप जब पानी के गुब्बारे में चाहे जितना पानी भर दें, आप जब उसमें पानी में उस गुब्बारे को डालेंगे तो उसका भार 0 हो जाएगा और आप ज्यों ही बाहर निकालेंगे, यदि आप गुब्बारे की क्षमता से ज़्यादा भरेंगे तो वह तुरंत फट जाएगा और पानी में डालेंगे तो आप चाहे जितना पानी भर दें उसमें फटेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर 0 हो जाएगा भार। अगला प्रश्न, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। ए, गुरुत्वाकर्षण बल। बी, संसंजक बल। सी, अपकेंद्रीय बल। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर देखें, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है सी, अपकेंद्रीय बल। जैसा कि एक और अपकेंद्रीय बल पर कौन सी कार्य करती है? वॉशिंग मशीन। कभी कभी पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन
वॉशिंग मशीन किस बल पर कार्य करती है, यानी कि अपकेंद्री बल पर वॉशिंग मशीन भी कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है हमारा, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, क्या है उनका कम ताप, बी वेग, सी दाब, डी घनत्व। IAS प्री 1995 पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि वायुमंडल में जो बादल हमारे तैरते रहते हैं कि तो वह किस कारण से तैरते रहते हैं, तो उसका कारण है उनका घनत्व, यानी कि वह उनका घनत्व बिल्कुल कम है, इस कारण वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ए नेप्टायूनियन, बी प्लूटोनियम, सी फ्रेंसियम, डी टेक्नीशियम। झारखंड PCS प्री 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पूछ रहा है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो हो जाएगा हमारा टेक्नीशियम। और यह कब उत्पादित किया गया था, हो जाएगा हमारा 1937 में सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, यानी कि समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग यानी कि जो होता है बर्फ का टुकड़ा, या आप कभी देखना कि बर्फ के टुकड़े को आप ग्लास में या बाल्टी में जितना भी टुकड़ा आप डालेंगे उसका 1/9 हिस्सा पानी में डूबा रहेगा, यानी कि एक हिस्सा ऊपर रहेगा और 8 हिस्से उसके पानी में डूबे रहेंगे। तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, यूपी PCS प्री 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप कभी भी ट्राई करके देख सकते हैं कि आप एक बर्फ़ के टुकड़े को लेना और ग्लास में या बाल्टी में डालकर देखना कि उसका कितना भाग ऊपर दिखाई देता है आपको। भले ही वह धीरे धीरे गल जाए लेकिन गलता रहेगा, लेकिन उसका 1/9 हिस्सा ही ऊपर दिखाई देगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 है हमारा, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। वह बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही होगा, डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि आप पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा डालना और उसके लेवल या उसके आयतन को मापना, और जब वह पूर्ण रूप से गल जाए बर्फ़ उसी में, तो आप उसका आयतन चेक करना, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो। ए शरीर डूब जाएगा, बी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, डी अधिक आसानी से तैरेगा। तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाएगा तो यह हमारा शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, बी समुद्री जल गहरा होता है, सी समुद्री जल भारी होता है,
सी समुद्री जल हल्का होता है। तो तैरना आसान क्यों हो जाए? क्योंकि यहाँ पर समुद्री जल भारी होता है। नहीं, सॉरी, गलत हो गया इसका, 1 मिनट। इसका यह प्रश्न हमारा गलत है। आसान होगा तैरना क्योंकि समुद्री जल नमकीन होगा, तो उसमें सघनता ज़्यादा होगी, इस कारण समुद्री जल में तैरना आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 हमारा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, वह कुछ ऊपर उठता है, बी वह कुछ नीचे जाता है, सी वह उसी तल पर रहता है, डी वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी से समुद्र का जो पानी है खारा है या नमकीन है, यानी कि सघनता ज़्यादा है, तो जहाज थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न, कथन और कारण दिया हुआ है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। तो कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया है? सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो बिल्कुल अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, इस कारण जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो पहले आप कारण पढ़कर देखेंगे और उसके बाद में कथन पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल सही सटीक बैठ जाएगा। तो यहाँ कथन और कारण सही, और कारण कथन की पूर्ण रूप से व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए गतिमान स्थिति, बी विश्राम की स्थिति, सी मानसिक स्थिति, डी आंकड़ों का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी विश्राम की स्थिति। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित पूछ रहा है, तो यहाँ विश्राम की स्थिति हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसके प्रश्न भी बहुत ही अच्छे थे, और सभी एग्ज़ाम के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने यदि चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देखने से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।